सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ हम जो है अकबर का ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में अकबर की सारी कहानी आप लोगों को बता दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं वो कराए जाएंगे, क्योंकि अकबर का पार्ट बड़ा था तो इसे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया सिस्टम से। और तो देखिए, जो भी आपके एग्जाम लगे, यूपीपीएससी वाला आर ओ हो, एपीएस हो या एससी आर ओ जूनियर असिस्टेंट बीडीओ, सबके लिए इम्पोर्टेंट भैया घटना चक्र। रिवीजन करना ही पड़ेगा घटना चक्र से। आपको कान में लीड लगाइए, लेटे लेटे सुन लीजिए, क्या दिक्कत है। सुनेंगे, नॉलेज होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, और जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन होगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ जाके आप फंस ही जाते हैं कि भैया 4 विकल्प आ गए, 2 में फंस गए। तो फंसना वहीं पर होता है जब आप जो है रिवीजन नहीं ढंग से करते हैं तब। और घटना चक्र के सारे वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। मिडिवल हिस्ट्री 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। एंशियंट मॉडर्न भी पड़ेगा, पॉलिटी इकोनॉमी, सबके घटना चक्र यहाँ आपको मिलेंगे। अभी आपके पास टाइम है, रिवीजन करिए, लगातार वीडियो देखिए। नहीं देख सकते हैं तो कान में लीड लगा करके सुनिए, सुनने से भी बहुत कुछ फ़ायदा होता है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम लगे ना, यूपीपीएससी आर ओ एससी आर ओ और एपीएस, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल इससे पहले वाला अकबर वाला पार्ट देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन आंसर हो रहा है। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, जो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कालानूर एक जगह है, वहीं पर इन्हें गद्दी पर बैठाया गया था। किसे? अकबर को। देखिए, हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। ठीक, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में के गुरदासपुर जिले के निकट, कहाँ है ये कालानूर, कभी पूछ ले है कहाँ कालानूर, तो बताना पंजाब में, गुरदासपुर जिले के निकट है। और 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन जो है इनका जो है घोषित किया गया, मुगल बादशाह घोषित किया गया। और 14 फरवरी को ही जन्म हुआ था किसका? बाबर का, ये भी याद रखना। और 14 वर्ष की से कम आयु थी इनकी तभी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भैया सिस्टम था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, क्योंकि सभी राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन राणा प्रताप ऐसे थे ना, उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम नहीं करेंगे अधीनता स्वीकार, तुम चाहे जो कर लो, हम डरते वरते किसी नहीं, हम हैं राणा। तो कहते नहीं कि फेंक वहाँ तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक वहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। भैया राणा प्रताप थे। अकबर भी जो है कांपता था, नींद से उठता था, मतलब सपने में उसके राणा प्रताप आते थे, जो शरीर देख लेता था उनका कांप जाता था। तो वही है, अब्बा से सब कोई डरता है अपने, समझिए बात को। अकबर के अब्बा ही थे। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह जो थे, क्या किया, मंडलगढ़ के मार्ग से होते हुए गोंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचे। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर गए। फलता जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हो और उन्हें कहाँ, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजस्थान में, वहीं पर उन्हें शरण लेनी पड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, सिस्टम समझिए, 1576 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? चलिए, जो महाराणा प्रताप की सेना थी, ठीक, उनके सेनापति थे हकीम खान, याद रखना। जो 1576 में युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, उसमें सेनापति थे हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह आसफ खान के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहे थे। अफगान की टुकड़ी थी। राणा की सेना में भीलों की भी एक टुकड़ी थी। वह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। समझिए बात को, जो एक मतलब एक नेतृत्व कर रहे थे हकीम खान कर रहे थे, और एक आपके जो है भीलों की भी सेना थी। हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत टुकड़ियाँ होती थी। जब युद्ध होता था ना कि हाँ तुम इस टुकड़ी के मालिक हो, तुम इस टुकड़ी के मालिक हो, तो जैसे बहुत सारे हैं सेना, ये आप इसके मालिक हैं। जैसे होता ना पंजाब रेजिमेंट हो गया, या मतलब राजपूत रेजिमेंट हो गया, गोरखा जो है राइफल्स, ये सब हो गए। तो सब जो है नाम वही होते हैं, काम जो है एक ही होता है, नाम अलग अलग काम एक। तो वही था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ठीक, हकीम सूर या हकीम
खान कह सकते हो, ठीक, हकीम सूर या हकीम खान। हल्दी घाटी युद्ध के में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का, तो हकीम खान सूर, पूरा नाम याद रखिएगा, हकीम खान सूर, हकीम खान सूर, राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान सूर, याद रखिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए कि दिए गए मचांकित भाग कलावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक और बी एक नगर की स्थिति दर्शाता है, ठीक, बी एक नगर की स्थिति दर्शाता है। इनमें से कौन सा विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? 1557 में अकबर गोलकुंडा लाहौर, तो इसका जो है 1557 अकबर खानादेश मुल्तान, तो इसका डी होगा फिलहाल। 1605 में अकबर गोंडवाना और लाहौर, मतलब गोंडवाना, ए संकेत से गोंडवाना राज्य चिन्हित करता है, जो कि मतलब अकबर के उससे बाहर था, मतलब अकबर के अंडर में नहीं था। और बी जो है वो भी आपका अकबर के उससे बाहर था, बी से लाहौर चिन्हित होता है, ठीक, सिंपल सी बात समझिए। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों, तो कछुआहों से किया था, समझिए बात को। भारमल की पुत्री थी जोधाबाई, ठीक, उनसे जो है बिहारी भारमल उनकी पुत्री थी जोधाबाई, उनसे जो है हरकाबाई भी नाम था, तो याद रखिएगा। नंद किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध, तो भैया बस कछुआहों। किस चिश्ती संत के, भैया किसके यहाँ जाते थे बताइए, आप बताइए। मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ जाते थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के यहाँ ये जाते थे कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो हुए थे जहांगीर सलीम, अनारकली वाले सलीम, समझिए बात को, समझे। किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने किसको स्वयं मारा था? तो भैया ये थे आपके अधम खान। अधम खान कौन थे? चलिए बताते हैं। महामनगा के पुत्र थे, जो बहुत ही उनका चलता था, राजकाज में उनका सिस्टम बहुत चलता था, तो उनके पुत्र अधम खां, और अकबर ने स्वयं मार दिया क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खान की हत्या की थी। प्रधानमंत्री थे अकबर के एक अतगा खान, उनकी हत्या अधम खान ने कर दी थी कि भैया हम भी जो है, तो मारा था दौड़ा दौड़ा के। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? तो भैया बस वो तो एक ही है, मेवाड़, राणा प्रताप, समझिए बात। मेवाड़ के राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा, और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से जो है क्या किया था, संधि की थी 1615 में। उससे पहले उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा? तो भैया मेवाड़ के राजा जो है, मारवाड़ के राजा रावचंद्र। देखो मेवाड़ होता तो ठीक था, लेकिन मेवाड़ के साथ राणा प्रताप होता, क्योंकि अमर सिंह तो होंगे नहीं, ठीक। जब अकबर थे तो अमर सिंह नहीं थे, राणा प्रताप थे। आमेर के राजा इन्होंने शादी कर दी थी, सिंपल सी बात, ये भी नहीं होंगे। बीकानेर के राजा ये भी नहीं होंगे। मारवाड़ के राव चंद्रसेन जो थे, उन्होंने निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था। मारवाड़ और मेवाड़ याद रखना। मारवाड़ के भी राजा थे राव चंद्रसेन, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी बताइए? मंडला की रानी थी दुर्गावती। भैया नाम फेमस, इस पर पूरी जो है कहानी बताएंगे आपको, चिंता मत करिए। जो मिडिवल हिस्ट्री का मतलब पार्ट चल रहा है ना लगातार, एकदम डिटेल वाला, उसे भी आप देखिए, उसमें दुर्गावती के बारे में स्पेशल वीडियो होगा। रानी दुर्गावती मतलब अकबर की ऐसी तैसी कर दी थी उनकी सेना की, एक बार हरा भी दिया, दूसरी बार अकबर ने बहुत विशाल सेना भेजी थी। सोचिए अकबर कोई मतलब बहुत, अब क्या कहें, लिख दिया है लोगों ने, महान था। अपने अब्बा जान से डरता था, किससे? सिस्टम समझिए। अब्बा जान वही क्या कहते हैं उन्हें, महाराणा प्रताप, उनसे डरते थे, पिताजी थे अकबर के, बस इतना समझिए आप। 1564 ईस्वी में अकबर ने कड़ा तथा पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफ खान को गढ़कंडका गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, ठीक, परंतु उसकी माँ दुर्गावती राज्य पर योग्यतापूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला के बीच हुए युद्ध में वह पराजित हो गई। फिलहाल उन्होंने पूरा तो मतलब मंडला, ठीक, गोंडवाना। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम ने ही मरवा दिया था, इनके बेटे ने कहा कि तुमको बहुत मारेंगे, ठीक, मरवा दिया था।
जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह को देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की बहुत ही तगड़ी भूमिका थी, बस इतना समझ लीजिए। ठीक। तथ्यों में कौन ऐसा तथ्य जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ऐसा कुछ नहीं किया था उसने, इस्लाम धर्म नहीं त्यागा था, तो यही आपका हो जाएगा। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता, ये सहायक है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक, देखो अकबर बहुत पहले कमीना था, बाद में सुधर जाता है, तो सुधरे हुए लोग को जो है ठीक है, अच्छी बात है, सुधर गया था, इसीलिए जो है उसे महान कहा जाता है। ये भी सिस्टम है, तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ चलती रहती हैं, और ये सब पढ़ लीजिएगा आप पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? ठीक, कौन से कारण थे? तो बस सिस्टम था, मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, सब किया था उसने, तो आल लगा दी। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये भी आपके अकबर ने किया था। अकबर जो है बाद में धर्मनिरपेक्ष टाइप का थोड़ा बन गया था, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ बन गया था। प्रबुद्ध निरंकुश कैसे कहा जाता है? तो प्रबुद्ध निरंकुश मतलब जो है अपनी बुद्धि के हिसाब से निरंकुशता करता था, तो वो अकबर था आपका। अकबर मतलब निरंकुश तो था लेकिन प्रबुद्ध निरंकुश था। किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्या हो? तो ये भी अकबर ने कहा था। जो खुद जो है अपने हरम में हजारों औरतों को रखता था, वो ऐसे आदेश दे रहा है। सोचिए क्या ही कहा जाए, गांधी जी वाला सिस्टम रहा था नहीं तब, कि खुद नमक नहीं खाएंगे तभी जो है छोड़ने को कहेंगे। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी जो है बांध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अधिकार दिया और बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगाने का जो मतलब सिस्टम बनाया था, वो सबसे पहले अकबर ने ही बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर ने लड़कों लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों के अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो सही उत्तर है दोनों उत्तर सही हैं। मतलब उसने जो है विवाह की आयु भी निर्धारित की थी और जो है कम से कम 16 वर्ष। ये देख लीजिए, अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी थी। इसने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। मतलब प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, यही सिस्टम बनाया था अकबर ने। तो ये भी याद रखना। अब इससे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, हर जगह क्वेश्चन आएंगे, छोटे एग्जाम में भी फंसाने वाले। तो देख लीजिए, ये भी काम किया था। अकबर का शासन जाना जाता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो सब इसमें है टोटल। क्षेत्रों को जीतने के लिए, क्षेत्र तो जीतता ही था, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए भी। समझिए बात को। अब आखिरी वाला है कि उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो धार्मिक कट्टरता के लिए उतना ज़्यादा अभी जाना नहीं जाता है, क्योंकि बाद में सुधर गया था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख किसे कहा जाता था? तो मीर बख्शी जो होता था सैनिक विभाग। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, आईएएस का जो एग्जाम दे रहे हैं, सोचिए इसे क्वेश्चन आते हैं। तो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख जो होता था वो मीर बख्शी होता था। ओके। और अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित किस पे थी? जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी वो किस पे थी? मनसबदारी पर, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक, सैन्य व्यवस्था मनसबदारी। देखो, साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक होता है, तो बात पता ही है। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 में घोड़ों के दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। और घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिसने सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके, मतलब एक मोहर तुम्हारा वाला ये है, मान लो टाटा का है तो टाटा का मोहर लगा दिया, तुम्हारा वाला जो है वो हेल्डको का है तो हेल्डको का लगा दिया। मतलब समझ लो ये अंबानी का घोड़ा है, अडानी घोड़ा है, मतलब ऐसे मोहर टाइप चलता था। समझिए बात को। इसके पश्चात 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किए। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी होता है, श्रेणी मतलब पद, मनसब मतलब श्रेणी या पद, और मनसबदार का अर्थ होता है कि उससे संबंधित अधिकारी, जो भी पद है उससे संबंधित अधिकारी।
ठीक। जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी उसे हम मनसबदार कहते थे। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो चलिए देखते हैं। राजस्व एकत्रित करने के लिए सही है। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, तो ये भी सही है। ठीक। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, तो ये भी सही है। तो मतलब एक से अधिक हो जाएंगे, लास्ट वाला हो जाएगा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जिसे दीवान का, तो इसमें आपका मुजफ्फर खान तुर्बती थे, जिन्हें दीवान का पहले दर्जा दिया गया है। दीवान का सबसे पहले दर्जा किसे दिया गया? दीवान शब्द फारसी का शब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। ठीक, दीवान, और वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। जो भी खजाने का मुख्य होता था उसे दीवान कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खान तुर्बती के पास था। राजा टोडरमल ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहता था, मतलब इनके पास परमानेंट थे। मतलब मुजफ्फर खान तुर्बती के पास 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक था। मुजफ्फर खान सरकारी सोपान में दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहा। दीवान आर्थिक मामलों और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? दीवान। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से प्रचलित थी, तो ये अफगानिस्तान से प्रचलित, मंगोलिया से प्रचलित थी। मंगोलिया से, अफगानिस्तान नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन, ये IAS का क्वेश्चन हुई है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं। चलिए देखते हैं। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से लाई गई थी। ठीक, इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। मतलब चंगेज खान ऐसे काम करता था, इस तरह का सिस्टम बनाता था मनसबदारी वाला। और अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यप काफ़ी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सेना विभाजन पर आधारित थी। तो मंगोलिया से लाई गई थी, चंगेज खान ने इसे जो है सबसे पहले लागू किया था। ये भी IAS का भी है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो मतलब कहने का मतलब है कि 10 घुड़सवार होते थे, उनके ऊपर एक जो है वो मनसबदार होता था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्योंकि IAS का क्वेश्चन A और R दोनों सही हैं। R एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो मतलब सिस्टम समझिए, दोनों सही हैं। 10 घोड़ों पर एक मनसबदार होता था। ठीक, और जब युद्ध होता था तो उन्हें घोड़ों को आराम देना और उन्हें बदलने का काम भी किया जाता था। समझिए बात को। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो अकबर की उपज थी। जाप्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। चलिए जाप्ती प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली, जो भू राजस्व होता था, मतलब लगान कह सकते हो, उसकी वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर किया जाता था। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। मतलब भू राजस्व की वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर के समय में था। टोडरमल भू राजस्व अधिकारी था। बस इसमें कुछ नहीं बताना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लीजिए, ख़त्म होने वाला है। टोडरमल के बारे में पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिए। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है, तो दहसाला जो बंदोबस्त था उसे आप बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। दहसाला जो था, दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता था। टोडरमल संबंधित तब यह सिस्टम समझिए मालगुजारी सुधारों से, जो भू राजस्व से या मालगुजारी सुधारों से कह सकते हो। पूरा पढ़ लेना। ठीक, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, तो ये तो आपको पता ही है। अबुल फजल आइनी अकबरी के लेखक थे, ये भी सही है। अब देखना ये पहला सही है कि नहीं, क्योंकि पहला मुझे भी नहीं पता है। तो राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, ये गलत हो जाएगा। तो 2, 3 तो सही है। ठीक, और इसमें पूछा क्या है कि सही उत्तर दीजिए, तो सही उत्तर इसमें देना है। केवल कथन 3 सही है। अच्छा, अबुल फजल, अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, और तानसेन राम, सगी बहन नहीं थी मान सिंह की, तो ये भी आप समझिए। और तानसेन राम तनु पांडे था, हमें लगता है रामचंद्र ऐसे कुछ था, याद नहीं। चलिए देख लेते हैं आंसर, टेंशन मत लीजिए। तानसेन का राम तनु, हाँ राम तनु पांडे था इनका नाम।
तो पहला वाला गलत हो गया। उन्हें राम तानसेन नाम उत्पत्ति ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। इन्होंने नहीं दी थी। तानसेन की पदवी दी थी ग्वालियर या रीवा के राजा ने। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। मियाँ की उपाधि, तानसेन को कहा था कि तुम मियाँ हो। तो समझिए बात, तानसेन को तानसेन का नाम अकबर ने नहीं दिया है। किसने दिया है? ग्वालियर या रीवा के राजा ने। राजा मानसिंह की बहन मानबाई थी। शाह बेगम का विवाह सलीम से हुआ था। जो मानसिंह की बहन थी मानबाई, जिसे शाह बेगम के बाद में नाम दिया गया, उनका विवाह सलीम से हुआ था, ना कि अकबर से। और आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल, यही वाला सही है। राजा टोडरमल दीवान या वित्त मंत्री थे, भू राजस्व से संबंधित। तो 3 ही सही, एकदम सही है। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह द्वारा एवं अकबर के द्वारा निम्न में से कौन जो है कड़ी थी? समझिए बात को। टोडरमल, भू राजस्व, दीवान संबंधी, वित्त विभागों संबंधी अगर जो भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो बस आईने दहसाला को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक। अकबर काल में भू राजस्व की एक सिद्ध पद्धति आईने दहसाला किसने जो है? तो टोडरमल ने। बस टोडरमल लगा दो, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, टोडरमल लगा के चले आना, मेरा नाम लिख देना नीचे बस। अकबर ने दीन इलाही कब चालू किया था? तो 1500। ये क्वेश्चन बहुत आया है भैया, बहुत एग्जाम में, छोटे में बड़े में सब में आया है। 1582 में, याद रखना, लिख लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। 1582, 1576 में आपका होता है हल्दी घाटी युद्ध। 1582 में उसके जो है 6 साल बाद आपकी जो है आती है क्या? दीन इलाही एक धर्म होता है जो कि अकबर लॉन्च करता है। उसे जो है बीरबल एक ऐसा हिंदू था जिसने स्वीकार किया था, ठीक, और सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों से बना था। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था, बस 1582 में, याद रखिएगा। दीन इलाही किसके द्वारा आरम्भ किया गया? भैया अकबर के द्वारा, और किसके? हमारे द्वारा थोड़े आरम्भ किया गया। 1582 में किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो भैया का अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था कि एक धर्म है, ना कि जो है सभी धर्मों का समूह, ठीक। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो भैया अकबर ही करवाते हैं इबादत खाने का निर्माण। और कहाँ पर करवाते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। 1575 में फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा में है, एक इबादत खाने का निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह के अध्यक्ष सैयद शेख उलेमा धार्मिक चर्चा किया कर, वहाँ धार्मिक चर्चा होती थी इबादत खाना में। 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। कब? 1578 में, कि सभी लोग आओ। 1575 में इन्होंने इबादत खाने का निर्माण किया। 1578 में कहा कि आप सभी लोग आइए, यहाँ धर्म की चर्चा कीजिए। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महाजरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के इस मामलों में सर्वोच्च बना दिया, ठीक। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। महजर किसने जारी किया था? कल को क्वेश्चन आ जाए, क्या लगाओगे? महजर जारी किया था आपके अकबर ने। किस लिए? धार्मिक आदेश देने के लिए। और इसे जो है आपके स्मिथ और वुलजले ने अचूक आज्ञा पत्र, इनफेलिबिलिटी डिक्री कहा था, ठीक। और महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल और इमाम आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ महोदय ने कहा दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं, ठीक। सोचो, ऐसा बोल दिया था उसने। किसने? स्मिथ ने। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना है क्या? बस सिस्टम, जहाँ धर्म आ जाए वहीं पर लगा दो, यही होगा। और भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान अकबर के साथ चर्चा करते थे। इमारत कौन सी शान फतेहपुरी कही गई है? भैया जामा मस्जिद को जो है वो शान फतेहपुरी कहा जाता है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? ठीक, अकबरी महल, ठीक, स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई महल है, अकबरी महल नहीं, ठीक। ये आपका अकबर वहाँ आगरा में पड़ता है। और अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। जो अकबरी महल है वो आगरा के किले में है, वो आपके फतेहपुर सिकरी में नहीं है, ठीक। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। अब ख़त्म होने वाला, टेंशन लो, क्वेश्चन है भैया, करते रहिए, ये सब आए हुए क्वेश्चन। सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। सुलह कुल का सिद्धांत किसने? अकबर ने दिया था। बस सुलह कुल मतलब जो है सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति किसने अपनाई थी? वो आपके, या सुलह कुल की नीति किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। 1582 में उसने दीन इलाही नामक धर्म जो है चालू किया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल नीति की अवधारणा क्या थी? तो भैया सिस्टम समझिए, सिस्टम था राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति, सब।
टिक लगा के आ जाना। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? जौनपुर से फतवा जारी हो गया किसके खिलाफ? अकबर की, क्योंकि वो जो है सर्वधर्म समभाव की बात करने लगा था। तो सबने कहा इसका माइंड जो है एकदम ख़राब हो चुका है, समझे। जौनपुर से अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया। वह निर्माण अकबर से ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो भैया बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना था, सिस्टम समझिए। और ये दूसरा वाला तो गलत ही हो जाएगा, तो ये काट दीजिए, ये आपका सही। 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। और बुलंद दरवाज़ा जो है आपके किसके देखी देखम बनवाया गया था? कौन सा ऐसी इमारत जो थी बनाई गई थी जिसके फलस्वरूप इन्होंने इल्तुतमिश ने इमारत बनाई थी? उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, बस नाम बता दीजिए, आपको समझ जाएंगे कि आपको आता है। चलिए, किसका निर्माण अकबर ने स्वयं करवाया था? करवाया था स्वयं, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई फिलहाल, लेकिन बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक, ताजमहल नहीं बनवाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो वो भी आपके अकबर ने किए थे। ओके, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं ज़्यादातर आगरा में ही इसने बनवाए हैं। फतेहपुर सीकरी में, मतलब फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 किलोमीटर दूर है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो भैया पंचमहल जो बनाया गया है, जो कि आपके फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई महल, ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, तो पंचमहल करवाया था। ठीक, और जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो आगरा में, जहांगीर का महल आगरा में स्थित है। ठीक, जहांगीर महल आपके आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा में, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। सिकंदरा नामक गांव में है, और जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रख दिया। यह आगरा से 5 मील की दूरी पर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसके प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिलों के आकार में छोटी होती है, और इस मकबरे की विशेषता होती है इसका गुंबद विहीन होना। तो ये गुंबद विहीन है, जो सिकंदरा का जो मकबरा है अकबर वाला, ये जहांगीर ने बनवाया फ़िलहाल। और इसमें प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी होती है। जैसे ये नीचे वाली 10 फीट के, तो उसके ऊपर वाली 8 फीट, उसके ऊपर वाली 6 फीट, इस तरह समझिए, मतलब समझिए ये है, इसके ऊपर इतनी बनेगी, फिर इतनी बनेगी, फिर इतनी बनेगी। ये इस मकबरे की विशेषता है कि यहाँ गुंबद विहीन है, और ये आपके जहांगीर ने बनवाई थी। चलिए, बस होने वाला है। अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण नहीं, क्योंकि उस तो शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का किला अकबर ने बनवाया। आ से आगरा, आ से अकबर, याद रखना। ठीक, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये अकबर ने बनवाया। आगरा किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ठीक, अब देखो इनका तो सिस्टम पता है, सिकंदरा में है। ठीक, बाबर का कहाँ है? बाबर का आपका जो है वो जहांगीर का कहाँ है? ये आपको मिलाना है। तो आप देखिए पहले, एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है कि बी का 4 हो गया, तो बी का 4 2 में है, बी का 4 आपका 2 में है। और शाहजहाँ का आगरा में है, क्योंकि शाहजहाँ ताजमहल में दफन है, तो डी का आपका 2 हो जाएगा। तो बस इसी से निकाल लो, डी का 2, डी का 2। ठीक, ओके, और बी का 4, डी का 2 है, और आपका बी का 4, तो बी का 4 डी का 2 इसमें है, 3 वाले में, ये लगा दो बस। मतलब जो है ए का तीसरा हो जाएगा और सी का पहला। मतलब आपका बाबर जो है वो काबुल में है। ठीक, और अकबर जो है वो अकबर जो है कहाँ पे है? बी का तो हो ही गया, सी का 1 है, जहांगीर लाहौर में, जहांगीर का, और अकबर का आपका सिकंदरा, शाहजहाँ का आगरा। बस इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड लगा के काम चला लो, क्या दिक्कत है। बाबर काबुल में है, अकबर सिकंदरा में, जहांगीर लाहौर और शाहजहाँ। ठीक, अब देखिए बाबर, हुमायूं, ये वही सब है, कुछ नहीं करना, ये सब आते हैं क्वेश्चन भैया। काबुल लगा दो। ठीक, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का जो है अपना दिल्ली, नहीं हुमायूं का दिल्ली हो जाएगा, हुमायूं दिल्ली में है, और जहांगीर तो आपके वहाँ पे हैं, क्या कहते हैं, लाहौर में, जहांगीर लाहौर में। सिस्टम समझिए, जहांगीर का जो है लाहौर में है।
अकबर के काल महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद फैजी ने किया था। लंबा वीडियो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा रोक रोक के ये सब पढ़ लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, ठीक। रामायण का फैजी देखिए इसके अतिरिक्त बदायूनी ने बदायूनी ने क्या किया था? रामायण का जो है फ़ारसी में अनुवाद किया। फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कलिया दमन का भी किया था। तो आपके महाभारत का किया था फैजी ने। महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ऊपर वाला भी एक बार देख लीजिए। महाभारत का अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो इसमें फैजी है क्योंकि अब्दुल कादिर बदायूनी ने दे रखा है, इसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही किया था। फैजी ने लीलावती जो कि गणित की पुस्तक है उसका किया था। महाभारत के फ़ारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो ये आपका था आयरदेनस, ये भी नहीं था, ये आपका आंसर हो जाएगा रज्मनामा। रज्मनामा नाम से आपका महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फ़ारसी अनुवाद कहलाता है रज्मनामा, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का? तो महाभारत का अनुवाद है, ठीक। फ़ारसी में अब्दुल कादिर अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही किया था, ठीक। किसने रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, ठीक। बस यही करना है, ख़त्म होने वाला, टेंशन मत लीजिए। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी, ठीक। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, तो हरि विजय सूरी नाम था, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि इन्होंने दी थी। ये सब पढ़ लेना थोड़ा रोक के, ठीक, इत्मीनान से। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी, और इन्हें जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत जो था वो प्रसिद्ध चित्रकार था, भैया समझिए बात को, ठीक। ये देखा अकबरकालीन चित्रकारों अबुल फजल ने अपने आयन अकबरी में गिनाए दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन महेश के करण, तारा, संवाल, हरिवंश, ये सब नाम थे, टेंशन का लेते। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर था, ठीक। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है? तो अकबर के समय हुआ है, अकबर के समय। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अबुल फजल ने किया है, ठीक। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो आपका व्यक्ति था, अंग्रेज था, वो रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था। बस ख़त्म हो जाएगा, टेंशन कर लेते हैं आप। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया। 16वीं शताब्दी के भारतीय व्यापारिक तथा नागरिक के केंद्रों में मूल्यवान विवरण इसने दिया है। अकबर के शासनकाल की उन घटनाओं पर बताइए, व्यवस्थित कीजिए, सिस्टम बनाइए। कहने का मतलब ये है, देखो जजिया कर की समाप्ति इसने 1564 में कर दी थी, ठीक। जजिया कर की समाप्ति इसने कब कर दी है भैया? 1564 में इसने जजिया कर की समाप्ति कर दी है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। उसने फतेहपुर सिकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की है, ठीक। और महजरनामा 1579 में, 1582 में दीन इलाही। तो दीन इलाही एकदम लास्ट में होगा, सिंपल सी बात है। तो चौथा तो महजरनामा 3 पे होगा, तो सब सही लगा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बंगाल बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो बंगाल बिहार को मुग़ल साम्राज्य में इसने 1576 में मिला लिया था, जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ही, ये मान के चल सकते हैं आप। अब जहांगीर आ गया, क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। जो भी चीज़ें समझ में आई रोक करके लिख के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं भैया, यहाँ से अकबर से क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन आता है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।